नमस्कार। वर्चुअल कक्षा में आपका स्वागत है। इकोनॉमिक्स विषय में बीए सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक है भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स। प्रस्तुत करता है लैंड रिफॉर्म्स। जो आपका भूमि सुधार के विषय के प्रवेश में करते हुए हम आपको बताना चाहेंगे कि भूमि सुधार का क्या अर्थ है, उसको किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है। आज़ादी से पूर्व भारत में भूमि धारण की कौन कौन सी प्रणालियां प्रचलित थी, भूमि सुधार के पीछे भारत सरकार के क्या उद्देश्य रहे, क्यों भूमि सुधार किया गया, भारत में भूमि सुधार के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनके बारे में चर्चा की जाएगी और देश की सरकार के द्वारा भूमि सुधार पर जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उन कार्यक्रमों की कृषि के क्षेत्र में या अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है उसकी चर्चा की जाएगी। भूमि सुधार के कार्यक्रम की जो आलोचना है उसके बारे में बताया जाएगा। लेक्चर के अंत में आपके सामने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे जाएंगे और उस पर आपसे चर्चा की जाएगी। सबसे पहले भूमि सुधार का अर्थ, भूमि सुधार से क्या अर्थ लिया जाता है, किस तरह से उसको परिभाषित किया जा सकता है। भारत में भूमि सुधार को दो अर्थों में लिया गया है, एक संकुचित रूप से और दूसरा व्यापक रूप से। आपको ये मैं यहाँ पर व्याख्या करना चाहूँगा कि कृषि क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए दो तरह की चीज़ों की आवश्यकता अर्थशास्त्रियों द्वारा व्यक्त की गई है। एक टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, तकनीकी कारक, और दूसरे संस्थागत कारक। तकनीकी कारकों में आपने सुना होगा बीज है, खाद है जिसके अंदर केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक खादों की बात की जाती है, आधुनिक बीजों की बात की जाती है, मशीनों की बात की जाती है जिसके अंदर हार्वेस्टर मशीन आती है। इन सभी चीज़ों को अगर हम मिला दें तो वो हमारे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, तकनीकी घटक, तकनीकी कारक होते हैं। और दूसरा होता है संस्थागत परिवर्तन। संस्थागत परिवर्तन एक व्यापक शब्द है जिसमें आपकी भूमि के अंदर जो भू धारण की प्रणालियां हैं, यानी कि भूमि को किस तरह से संचालित किया जाता है, किस तरह से जोतों का अधिकार दिया जाता है, उस पर चर्चा की जाती है। कृषि साख पर चर्चा की जाती है। इन सब चीज़ों को जोड़ दिया जाए तो संस्थागत विचार कहलाता है। तो भारत में दोनों तरह के सुधारों की आवश्यकता थी। भूमि सुधार से तात्पर्य जो है यहाँ पर तकनीकी कारकों से नहीं लिया जा रहा है। भूमि सुधार से तात्पर्य यहाँ पर संस्थागत और तकनीकी कारक दोनों से लिया जाता है कि संस्थागत स्तर पर क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं, आधुनिक स्तर पर जो तकनीकी कारक पर हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस तरह से संकुचित रूप से और व्यापक रूप से इसकी दो बातों को रखा गया है। सबसे पहले हम संकुचित रूप से भूमि सुधार का क्या अर्थ है। संकुचित रूप से अर्थशास्त्रियों ने भूमि सुधार को जो परिभाषित करने का प्रयास किया है उसका तात्पर्य है कि छोटे एवं सीमांत किसान तथा कृषि के श्रमिकों के पक्ष में भूमि के स्वामित्व के पुनर्वितरण से लगाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि देश में आज़ादी के समय जो सीमांत किसान थे, जिनके पास 1 एकड़ या आधी एकड़ जमीनें होती थी, उनको सीमांत किसानों की श्रेणी में रखा गया और उनसे थोड़ी ज़्यादा 2 एकड़ से 2.5 एकड़ 3 एकड़ के बीच में, यानी कि 2 एकड़ से ऊपर और 5 एकड़ से नीचे जमीनें रखी थी, उनको छोटे किसानों की श्रेणी में रखा गया। और तीसरा जो हमारे कृषि श्रमिक थे जिनके पास या भूमिहीन कृषक कह सकते हो, जिनके पास भूमि नहीं थी,
लेकिन वह उस भूमि नहीं होने के पश्चात भी कृषि के कार्यों में लगे हुए थे, उनसे संबंधित थी। और जिन लोगों के पास कृषि भूमि की बहुतायत थी, अधिकता थी, आधिक्य था, सरप्लस था, उनसे वे भूमि प्राप्त करके सरकार के नीति के द्वारा, अधिनियमों के द्वारा, कानून के द्वारा और उस भूमि को पुनर्वितरण यानी कि दोबारा से श्रमिकों के पक्ष में, छोटे सीमांत कक्षों के पक्ष में बांट देना ही संकुचित रूप से भूमि सुधार का अर्थ कहलाया है। संक्षेप में आप ये कह सकते हैं कि जिन किसानों के पास या जिन कृषकों के पास या जिन जमींदारों के पास भूमि की अधिकता थी, उनसे कानून के माध्यम से या अधिनियम के माध्यम से भूमि को प्राप्त करके छोटे सीमांत और कृषि श्रमिकों में वितरण करना संकुचित रूप से भूमि सुधार कहलाया गया। व्यापक रूप से भूमि सुधार से आज से एक और ऐसे संस्थागत परिवर्तन से, जिसमें भूमि स्वामित्वों का वितरण छोटे किसानों तथा कृषि श्रमिकों के पक्ष में तो था ही, जो कि हमने संकुचित परिभाषा में बताया, तथा दूसरी ओर क्रियाशील जोत के पुनर्गठन से था। क्रियाशील जोत का तात्पर्य यह होता है कि भूमि का जो आकार है, जिस जमीन के टुकड़े पर भूमि के उपजाऊ भूमि पर कृषि की जाती है, वह जोत कहलाती है। एक निश्चित भूमि के टुकड़े पर जो कृषि कार्य किया जाता है, वह उस कृषक की जोत कहलाती है। उस जोत का पुनर्गठन, दोबारा से उसको संगठित करना, किसी किसान की जमीन कहीं 1 एकड़ किसी स्थान पर है, किसी 1 एकड़ दूसरे स्थान पर है, किसी के पास ज़्यादा जमीन है, किसी के पास कम जमीनें हैं, उन जमीनों को दोबारा से पुनर्गठन करना व्यापक रूप से लिया गया। और लैंडलेस जो लेबर थे, लैंडलेस जो किसान थे हमारे, जो भूमिहीन कृषक थे, उनके पक्ष में वो जमीन बांटी गई और उस पर जो है ना हमारे संस्थागत परिवर्तनों के साथ साथ उसमें तकनीकी कारकों को भी शामिल किया गया। संस्थागत परिवर्तनों में क्या होता है, जमींदारी प्रथा थी, जागीरदारी थी, ईमानदारी प्रथा थी, लंबरदारी प्रथा थी। ये हमारे संस्थागत परिवर्तन, संस्थागत कारक थे। एक तरफ काश्तकार थे, एक तरफ छोटे किसान थे जो कुछ कार्य नहीं कर पाते थे और भूमि पर ही सब जीवन निर्वाह होता था। इन संस्थागत परिवर्तनों, इनमें कोई नियम नहीं था कि छोटा किसान किसी जमींदार के यहाँ क्यों काम करता है, कोई कानून के से बाध्यता नहीं थी कि सारे के सारे कारक संस्थागत कारक कहलाते हैं। इनमें भी बड़ा परिवर्तन की आवश्यकता थी और साथ ही तकनीकी विकास को करना जरूरी था। तो व्यापक रूप में संस्थागत परिवर्तन या संस्थागत सुधार और दूसरे तकनीकी सुधार ले जाते हैं। अकेला जो है ना भूमि की भूधार प्रणालियों में ही सुधार करना नहीं बताया जाता है। तो संकुचित रूप में भूधारण प्रणालियों में सुधार और व्यापक रूप में संस्थागत परिवर्तन तथा तकनीकी परिवर्तन करना आवश्यक है। आजादी से पूर्व या स्वतंत्रता से पूर्व भारत में भूधारण की प्रणालियां, स्वतंत्रता के समय भारत में 3 प्रकार की भूधारण प्रणालियां प्रचलित थी। आपने कई बार नाम सुना होगा। एक जमींदारी प्रणाली, दूसरी रैयतवाड़ी, तीसरी महालवाड़ी प्रणाली थी। इसको एक एक करके हम बताएंगे। सबसे पहले हम जमींदारी का मतलब, इसको जो है ना फ्यूडल लैंड सिस्टम कह देते हैं। जमीन यानी कि जिसके पास अधिक से जमीन थी, मालिकाना हक था, उसको जमींदार कह देते थे। ये अलग अलग क्षेत्रों में इसके अलग अलग नाम भी रहे हैं। कहीं इसको जमींदारी प्रथा के नाम से जाना जाता था, कहीं इसको जागीरदारी के नाम से जाना जाता था, कहीं इसको इनामदारी के नाम से जाना जाता था। क्योंकि आज़ादी से पूर्व ब्रिटिश सरकार को जो आय प्राप्त होती थी या आय का जो मुख्य सोर्स था, स्रोत था, वह जमीन था। जमीन से जो, कृषि से जो जमीन प्राप्त होती थी, वही मुख्य उनकी आय का स्रोत माना जाता था। और उस पर किस तरह से, उस भूमि पर से आय का सृजन किया जाए, किस तरह से उसको संग्रह किया जाए, किस तरह से उसको कलेक्ट किया जाए कि सरकार को कम से कम वाद विवाद की, ब्रिटिश सरकार को कम से कम वाद विवाद की स्थिति का निर्मित का सामना करना पड़े। इसलिए उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों की आवश्यकताओं के हिसाब से ये सिस्टम लागू किए गए थे। सबसे पहले
ये प्रणाली जो है ना 1793 में लागू की गई। ये प्रणाली जो थी लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि उनके वायसराय थे ब्रिटिश सरकार के, उनके द्वारा लागू की गई थी। सबसे पहले ये प्रणाली बंगाल, जो कि आजकल वेस्ट बंगाल, दो अलग अलग बांग्लादेश इकट्ठा था पहले, वहाँ लागू की गई। बाद में बंगाल के बाद में उत्तर प्रदेश, उत्तरी मद्रास, बिहार तथा बम्बई, जो आज महाराष्ट्र की राजधानी, उस समय अपने आप में एक इंडिपेंडेंट राज्य था, ये कुछ भागों में लागू की गई। इस प्रणाली के अंतर्गत कंपनी ने गांव के एक दो प्रमुख व्यक्तियों को कमीशन के आधार पर लगान वसूलने का अधिकार दे दिया गया था। यानी कि सारी जो जिन क्षेत्रों पर ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य था, उन क्षेत्रों से भू राजस्व यानी कि लैंड रिवेन्यू, भूमि से कर, भूमि से रेवेन्यू प्राप्त करने का कार्य था, और उसको कैसे प्राप्त किया जाए। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि व्यक्तिगत रूप से ब्रिटिशर ग्रामीण क्षेत्रों में ना जाकर उसी गांव के किसी दो चार प्रमुख आदमियों को वह जमीन दे दी जाए, और उस जमीन से वह कर वसूले, आय को वसूले, उसका रेवेन्यू को संग्रह करे, और जो रेवेन्यू उस व्यक्ति के द्वारा संग्रह किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, उस किए गए संग्रह या संग्रहित की गई आय पर उसको कुछ कमीशन दे दिया जाए। प्रारंभ में ये जो सिस्टम लागू किया गया था, बहुत ही थोड़े समय के लिए लागू किया गया था, परंतु बाद में इसको स्थायी कर दिया गया। इसलिए इसको स्थायी बंदोबस्त नियम भी कहा जाता है, आपको परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है। और कुछ क्षेत्रों में स्थायी बंदोबस्त कर दिया गया और कुछ क्षेत्रों में अस्थायी बंदोबस्त कर दिया गया। कभी कभी आपके इकोनॉमिक्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सवाल सामान्यतः आता है कि भारत में स्थायी बंदोबस्त भूधारण प्रणाली किस अधिकारी के द्वारा लागू की गई। तो जमींदारी प्रणाली को ही जो है ना जिन क्षेत्रों में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया गया था, यानी कि स्थायी रूप से कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी गई थी, व्यक्तियों की नियुक्ति कर दी गई थी लैंड से रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए, भूमि से कर को इकट्ठा करने के लिए। और कुछ क्षेत्रों में ये अभी भी ना उस समय जो है स्थायी नहीं था, अस्थायी थी। कुछ समय बाद बंगाल के संग्रहकर्ता व्यक्ति को ही गांव की संपूर्ण भूमि का स्वामी बना दिया गया, यानी कि प्रारंभ में उसको एक लिमिटेड पीरियड के लिए रखा गया। संग्रहकर्ता था आय का, उस संग्रह की हुई आय पर वो कमीशन प्राप्त करता था, बाकी सारा का सारा ब्रिटिश कंपनी लेती थी। लेकिन कुछ समय बाद सरकार को एहसास हुआ कि यह कार्य आसान है और जिस व्यक्ति को संग्रहकर्ता बनाया गया है उसको भूमि का स्वामी बना दिया जाए, और इस तरह से वो जमींदार, जागीरदार, इनामदार बनने लगे। लगान संग्रहता व्यक्ति प्रतिवर्ष एक निश्चित रकम, जो एक रेवेन्यू था, लगान के रूप में कंपनी को देते थे तथा लगान की दर पर सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता था। यानी कि कर लगाना, कितना कर लग सरकार, ब्रिटिश सरकार को उन व्यक्तियों से ये था जिनको हम जमींदार कह देते थे कि आप सालाना हमें इतनी भूमि से आय, आपके पास जो निश्चित भूमि का क्षेत्रफल है उसके बदले में इतनी आय प्राप्त होगी, कंपनी को देना अति आवश्यक है। आप किसानों से कितनी लेते हैं इससे हमारा सरोकार नहीं है। इसलिए भारत में आज़ादी के समय कृषकों से जो लगान की दर ली जाती थी, जिनके पास भूमि नहीं थी, छोटे किसान थे, अधिकांश जमीन जो है एक दो कृषकों के पास थी, उस पर लगान की दर कोई निश्चित नहीं होती थी, मनमानी दर रहती थी, और ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से निर्धारित होती थी, वसूली जाती थी। इस तरह से भारत में जमींदारी प्रणाली का उदय हुआ और इसे कई नाम रखे गए। दूसरी रैयतवाड़ी प्रणाली है। ये प्रणाली जो है 1792 में लागू की गई। वर्तमान में जिसको आप चेन्नई बोलते हैं, सबसे पहले उस समय उसको मद्रास बोला जाता था, आजकल उसका नाम चेन्नई रख दिया गया है। वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट राज्य रहता था, आज वो तमिलनाडु की राजधानी है, उसमें इसको लागू किया गया था। मद्रास के उपरांत बरार, बम्बई तथा मध्य भारत में भी इस प्रणाली को लागू किया गया था। इस प्रणाली के अंतर्गत पंजीकृत किसान अपनी भूमि का स्वामी होता तथा लगान सीधे सरकार को चुकाता था। जब तक पंजीकृत किसान अपनी भूमि का लगान अदा करता रहा, तब तक उसे स्थायी भूधारण अधिकार प्राप्त रहता था।
पंजीकृत किसान अपनी भूमि को अन्य किसानों को उपपट्टे पर भी उठा सकता था, जिस कारण जमींदारी प्रणाली की जो बुराइयां थी वो आने लगी इसमें भी। यानी किसान भी जो है ना अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना होता था, भूमि का स्वामी बन जाता था वो, और वह अपनी एक निश्चित मात्रा में लगान कंपनी को चुकाता था। लेकिन सबसे बड़ी कमी क्या रही इस प्रणाली के अंतर्गत, रैयतवाड़ी प्रणाली के अंतर्गत, चूंकि ये जमींदारी प्रणाली से पहले उचित मानी गई थी, इसको क्योंकि इसमें भी सरकार को अपना लगान मिल जाता था, आय प्राप्त हो जाती थी, और ये निश्चित तौर पर उनको आज़ादी दे दी गई थी कि जो पंजीकृत किसान हैं, जो ब्रिटिश कंपनी के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो गए थे और जिनको जो भूमि का निश्चित टुकड़ा प्राप्त हो गया था, क्षेत्रफल प्राप्त हो गया था, उस टुकड़े को या उस भूमि के क्षेत्रफल को वह किसी अन्य किसानों को भी दे सकता है, यानी कि उसको सबलेट कर सकता है, जिसको पट्टा जिसको बोलते थे, पट्टा कुछ नहीं, किराए पर आप उसको दे सकते हैं। मतलब उसने ब्रिटिश सरकार से वह जमीन प्राप्त करी और अपना पंजीयन कराया, और जमीन पर खुद ने भी खेती करी या कराई गई, या कभी कभी उस जमीन को सबलेट कर दिया, यानी कि दूसरे व्यक्ति को किराए पर दे दिया गया। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि आप अगर अपना मकान किसी व्यक्ति को किराए पर देते हैं और वह किराएदार उस मकान को किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर दे दे, तो वह उपपट्टा कह सकते हो या सबलेट कह सकते हो। तो उसी तरह पंजीकृत किसान ब्रिटिश सरकार से, ब्रिटिश कंपनी से जमीन नहीं लेते थे और उनके बदले में भू राजस्व जो है ब्रिटिश कंपनी को चुकाया जाता था। लेकिन बाद में समय के साथ साथ उस भूमि के क्षेत्रफल को वह अन्य किसानों के पास भी, अन्य किसानों को भी देने लगा, जिससे उपपट्टे की प्रथा प्रारंभ हो गई। और यही कमियां जो है जमींदारी प्रणाली में भी देखने को मिली थी, क्योंकि मनमाना लगान, मनमाना कर, मनमानी आय का हिस्सा उनसे लिया जाने लगा। ये माहलवाड़ी प्रणाली है, ये आगरा, अवध, आज आगरा उत्तर प्रदेश का एक शहर है, अवध भी उत्तर प्रदेश का ही पार्ट है, में लागू की गई है। बाद में इसको पंजाब में भी लागू किया गया। इस प्रणाली का दूसरा नाम संयुक्त ग्राम व्यवस्था भी रखा गया। इस प्रणाली के अंतर्गत गांव की भूमि पर कृषि करने का अधिकार संयुक्त रूप से संपूर्ण गांव को दे दिया जाता। ये थोड़ा बेटर कंसेप्ट था ब्रिटिश सरकार के समय में, कि जो गांव की जमीन थी उस गांव की जमीन पर पूर्णतः अधिकार उस संयुक्त रूप से पूरे गांव को दे दिया जाता था, और उस भूमि पर जो उत्पादन किया जाता था और उस उत्पादन का जो लगान के रूप में हिस्सा लिया जाता था, उस लगान के हिस्से को, अंश को वसूलने का कार्य गांव का लंबरदार किया करता था, जिसे 5% कमीशन मिलता था। कभी कभी आज भी जो ग्रामीण क्षेत्र के छात्र हैं, अपने गांव में लंबरदार का नाम सुनने को मिलता होगा, मध्य प्रदेश में या पंजाब हरियाणा क्षेत्रों में लंबरदार नाम अवश्य लिया जाता है। यह उस वक्त की व्यवस्था का पीढ़ी दर चला आ रहा कार्य है कि ग्राम के व्यक्ति को लगान वसूलने का कार्य दिया जाता था, और जो लगान वसूलने का कमीशन लेता था वह लंबरदार कहलाया गया। तो लंबरदार का कंसेप्ट इस प्रकार का आया। यह व्यवस्था थोड़ी सुदृढ़ व्यवस्था थी। अब ये 3 प्रकार की प्रणालियां थी। देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद हुआ तो देश में सबसे पहले आवाज़ यही आई कि देश में जो है ना आर्थिक विकास किया जाना है। आर्थिक विकास करने के लिए कृषि उस समय देश की बैकबोन थी, रीढ़ की हड्डी थी, आज भी है। उसको किस तरह से कृषि के उत्पादन को बढ़ाया जाए, किस तरह से कृषि की उत्पादक क्षमता को बढ़ाया जाए, ये सवाल नीति निर्माताओं के समक्ष आने लगे थे। इसलिए दूसरा, भूमि का जो आवंटन था वो असमानता रखे हुआ था, उस आवंटन में भी सुधार की आवश्यकता महसूस की गई। और ये कुछ भूमि सुधार में जो सुधार की आवश्यकता आज़ादी के समय ही नहीं की गई, अपितु आज़ादी के पूर्व भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा विशेष अधिवेशन में उठाई गई कि देश में जो है भूमि सुधारों की आवश्यकता है। और इस प्रकार का एक ज्ञापन उन्होंने ब्रिटिश सरकार को भी दिया गया था कि भू धारण प्रणालियों में आवश्यक आमूलचूल
परिवर्तन करने की आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जमींदारी प्रणाली का जो 1947 में रूप देश को आज़ादी के समय प्राप्त हुआ, अगर लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय होते तो वो भी इस जमींदारी प्रणाली के पक्ष में रखने में हिमायती नहीं होते। यानी कि वो भी चाहते हैं कि इस प्रणाली को तुरंत बदल दिया जाए, क्योंकि समय के साथ साथ उस प्रणाली में बहुत सारी विसंगतियां उत्पन्न हो गई थी। इसलिए आज़ादी के समय देश में कृषि की उत्पादकता, उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए भूमि सुधारों के अति आवश्यकता थी, और उसमें तकनीकी कारकों के साथ साथ भारत में संस्थागत सुधारों की अति आवश्यकता महसूस की गई। संस्थागत आधारों में उद्देश्य क्या? कृषि की भूधारण प्रणालियों में सुधार करना। भूधारण प्रणालियां आज़ादी के समय जो हमने बताई, जमींदारी, रैयतवाड़ी, मालवाड़ी जो प्रथाएं चल रही थी, इनमें सुधार करने की नितांत आवश्यकता थी। ये इसका ऑब्जेक्टिव रहा। कृषि के परंपरागत ढांचे में परिवर्तन करके उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि करना। कृषि क्षेत्र में जो परंपरागत ढांचा था, चाहे भूधारण का था, चाहे उसमें कृषि की जो जुताई का कार्य था उसको था, उनमें सुधार की आवश्यकता महसूस की गई, ताकि कृषि क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। और उत्पादकता बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, और देश की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसको खाद्यान्न का संकट का सामना ना करना पड़े। किसानों के शोषण को दूर करना, क्योंकि देश की आज़ादी के समय दो प्रकार के कृषक मिलते थे। एक जमींदार लोग थे जो कृषि कार्य नहीं करते थे, उनके पास जमीनें होती थी, और दूसरे कृषक थे जो वास्तव में जमीन पर काम करते थे। वो सिर्फ खेती का कार्य करते थे, खेती को जोतना है, खेती को कटाई करना है, फसल को गोदाम में पहुंचाना है, और उसके बदले में उन्हें एक निश्चित आमदनी प्राप्त होती थी। लेकिन एक बड़ा आय का बड़ा भाग जो है जमींदारों के पास चला जाता था, जो कि कृषि कार्यों में कोई कार्य या योगदान उनका नहीं होता था। और इस तरह से किसानों का जो कृषकों का शोषण होता था, वो भूमि सुधार के माध्यम से उसको दूर करना था। ग्रामीण क्षेत्रों में आय एवं धन की विषमताओं को कम करना। ग्रामीण क्षेत्रों में भी आय की असमानताएं थी। जो जमींदार थे या जागीरदार थे, उनके पास आय की अधिकता थी, धन की अधिकता थी, और दूसरी तरफ भूमिहीन कृषक या छोटे और सीमांत किसान थे, जो कृषि कार्यों में वर्ष भर कार्य करते थे लेकिन अपना जीवन यापन नहीं कर पाते थे। उनकी अवस्थाओं में उनको भी सुधार लाना भी इस भूमि सुधार का उद्देश्य रहा। अब भारत में भूमि सुधार के लिए उठाए गए कदम। अब भारत सरकार ने क्या क्या कदम आज़ादी के बाद उठाए गए? नंबर 1, मध्यस्थों एवं जमींदारों का उन्मूलन। दूसरा, काश्तकारी प्रथा में सुधार। तीसरा, जोतों की सीमा बंदी। पांचवा, भूदान आंदोलन, जोतों की चकबंदी, और नेक्स्ट है सहकारी खेती। ये इस तरह से, और अभी भी भू सुधार आंदोलन चलाए जा रहे हैं। भूमि अधिग्रहणों को सवाल किए जा रहे हैं कि भूमि किसानों की भूमि उद्योगों को स्थापित करने के लिए अधिकृत की जाए, तो उसमें अभी भी एक नया कानून वर्तमान समय में भी संसद के सामने रखा हुआ है। वो भी एक भूमि सुधार के अंतर्गत ही आते हैं। तो एक एक करके हम इनकी व्याख्या करेंगे किस तरह से इनको खत्म किया गया। सबसे पहले मध्यस्थों एवं जमींदारों का उन्मूलन। यानी कि मध्यस्थ कौन थे? एक तरफ मध्यस्थता क्यों नाम रखा गया इनका? एक तरफ सरकार थी, देश की जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार, बीच में जमींदार, तीसरा कृषक। कृषि पर वास्तविक खेती कौन कर रहा था? कृषक कर रहा था, और उसका उस हिस्से को कौन ले रहा था? जमींदार ले रहा था। तो ये मध्यस्थ था। इस मध्यस्थता को समाप्त करने के लिए आज़ादी के समय भारत सरकार के पास कोई कानून नहीं था। जब तक संसद के द्वारा कोई कानून तैयार नहीं कर लिया जाता है, तब तक किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इसलिए भूमि सुधारों को लागू करने के लिए सरकार के द्वारा 1948, 1951 और वर्तमान में भी कई प्रकार के कानून लाए जा रहे हैं, अधिनियम और कानून लाए गए, ताकि जो मध्यस्थ और जमींदारों का आधिपत्य है कृषि क्षेत्र पर, उनको समाप्त किया जा सके। क्योंकि देश की आज़ादी में जमींदारी व्यवस्था का बड़ा योगदान रहा है।
जमींदारों की बड़ी अहम भूमिका रही है और उनको ऐसी आशा थी कि जब देश आज़ाद होगा तो उनका एक बड़ा सक्रिय योगदान उसमें रहेगा। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, देश में सामाजिकवादी दृष्टिकोण के लोग भी थे जिन्होंने इस प्रकार के जमींदारों का उन्मूलन चाहा, तो लेकिन उन्मूलन चाहा तो अधिनियम पारित कराया गया। अब यह आवाज़ उठने लगी कि जिन जमींदारों से जो अधिक भूमि है, जो अधिक भूमि है, वो जो ली जा रही है, उसके बदले में उनको क्षतिपूर्ति यानी कि उसको कुछ मुआवजा, कुछ धन दिया जाए, क्योंकि ये जमीन उनसे ली जा रही है और जमीन लेने के पश्चात उनकी हालत जो है आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। लेकिन इस बात को भी लेकर आर्थिक नीति निर्माताओं में मतभेद रहा कि आवश्यकता नहीं है जमींदारों को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति दी जाए। लेकिन अंत में निर्णय किया गया, कोर्ट का माध्यम से भी हुआ गया कि किसानों से जो आधी की जमीन ली जा रही है उसके बदले में उनको क्षतिपूर्ति दी जाए। उनसे जो जमीन ली गई है उनसे उनको कितना नुकसान हो रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति कितनी खराब हो सकती है, इसके बदले में उनको मुआवजा दिया जाए, कोई आय दी जाए, कोई पैसा दिया जाए, राशि दी जाए। तो इस प्रकार को या कोई निश्चित भूमि छोड़ दी जाए। तो ये क्षतिपूर्ति का जो अवधारणा थी, कहीं पर नगद राशि दी गई, कहीं पर जमीन का टुकड़ा दिया गया, इसमें एक रूपता नहीं रही। और इसमें भी क्योंकि जमींदारों का जो आकार था वो भी अलग अलग रहा, कोई बहुत बड़े जमींदार थे, कोई छोटे जमींदार थे, तो उसमें अलग अलग प्रकार से क्षतिपूर्ति का वितरित किया गया। खुद कास्ट जो खुद खेती करते थे उनको, जो खुद कास्ट जो खेतों पर काम करते थे उसमें सुधार किया गया, उनकी काश्तकारी का निर्धारण किया गया। जो लंबे समय तक खेती पर काम कर रहे हैं उनको नियमित रूप से उनको मालिक बना दिया गया और एक नवीन ढांचा प्रस्तुत किया गया ताकि देश में भूमि को लेकर एक समानता लोगों के बीच में बनी रहे। इस तरह से मध्यस्थ और जमींदारों का उन्मूलन कर दिया गया। दूसरा, काश्तकारी प्रथा में सुधार। काश्तकारी ग्रामीण क्षेत्र से जो छात्र या छात्राएं आ रही हैं उनको थोड़ा इस बारे में ज्ञान होगा, काश्तकारी प्रथा होती क्या है। काश्तकारी की प्रथा ये है कि एक जब किसी किसान के द्वारा अपनी निश्चित भूमि के क्षेत्रफल पर खुद खेती ना करके किसी अन्य कृषक को खेती किराए पर दे दी जाती हो, वह काश्तकारी प्रथा कहलाती है। और उस किए गए कार्य के बदले में उस जमीन जो किराए पे दी गई है उसके बदले में एक निश्चित राशि या एक फसल का निश्चित उपजाऊ फसल का जो पैदा है, उत्पादन है, उसका एक निश्चित अंश जो है वो जिसकी भूमि थी, जो भूस्वामी था, उसके पास जाता था। लेकिन आज़ादी से पहले काश्तकार की स्थिति बड़ी दयनीय होती थी, क्योंकि जमींदार के द्वारा मनमाना लगान वसूल कर लिया जाता था। ना जमींदार के द्वारा कृषि भूमि पर किसी प्रकार का निवेश किया जाता था, ना बीज के लिए, ना खाद के लिए, ना पानी के लिए, ना बिजली की किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की जाती थी। काश्तकार स्वयं ही इन सब आवश्यकताओं को जो आगत होते हैं, इनपुट जो होते हैं कृषि में लगने वाले, उन सबको खुद ही इंतजाम करता था, प्रबंधन करता था। और उसके बाद उसकी फसल जो है ना मौसम पर निर्भर करती थी और कभी कभी मौसम की दृष्टि ठीक ना होने के बाद अगर फसल का नुकसान भी हो जाता था तो वह उस कृषक के द्वारा, उस काश्तकार के द्वारा ही वहन किया जाता था। और इस तरह से और उस लगान का जो हिस्सा था वो कभी निश्चित नहीं रहा, मनमाना ढंग से जमींदारी प्रथा के अंतर्गत वसूला जाता था। इसलिए ये सवाल आया कि लगान का नियमन होना चाहिए कि ये कृषक जो किसी दूसरे व्यक्ति से भूमि किराए पर लेकर खेती करता है, उस खेती पर जो लगान वसूला जाता है उसका रुपए के अंदर, राशि के अंदर या उपजाऊ जो उत्पादन किया गया है उसका एक निश्चित अंश होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में भी प्रथा चलती है, लेकिन इसका अंश कितना होना चाहिए यह अभी भी कानून रूप तो ले लिया गया है, लेकिन वास्तविकता यह है आज भी अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग ढंग से लागू किया गया है। दूसरा, पट्टे की सुरक्षा। अगर कोई किसान जब पट्टे की सुरक्षा ठीक से नहीं कर पाता था, पट्टे की सुरक्षा सही से लगा नहीं चुका पाता था, तो उसको उस पट्टे से हटा दिया जाता था, निलंबित कर दिया जाता था। और तीसरा, काश्तकार के लिए स्वामित्व का अधिकार, यानी कि जो काश्तकार लंबे समय थे उनको ही किसानों का, कृषकों को मालिक का अधिकार दे दिया गया था। इस तरह से काश्तकारी प्रथा में सुधार किए गए।
नेक्स्ट है इसमें जोतों की सीमाबंदी। जोत क्या होती है कि किसी कृषक के द्वारा एक निश्चित भूमि के क्षेत्रफल पर जो खेती कार्य किए जाते हैं, कृषक कार्य किया जाता है, वो जोत कहलाती है। और जितनी बड़ी जोत है उसका जो किसी के पास 10 एकड़ है, 20 एकड़ है, तो उस जोत का आकार कहलाता है। यानी कि जमींदार वर्ग के पास जोतों की जो है ना, जो इकाई थी, जोतों का जो आकार था या जो भूमि का जो क्षेत्रफल था, उसकी कोई सीमा नहीं थी। इसलिए आज़ादी के बाद ये महसूस किया गया कि जोतों की सीमाबंदी होनी चाहिए कि एक कृषक या एक किसान एक भूमि की कितनी उच्चतम सीमा रख सकता है, कितनी भूमि अपने पास रख सकता है। और अगर इस तरह से उच्चतम सीमा सरकार के द्वारा निर्धारित की गई और जिसके पास जो अधिक भूमि थी, उस उच्चतम सीमा के बाद जो भूमि थी, उस भूमि स्वामी से वह भूमि लेकर छोटे, सीमांत तथा मजदूरीहीन किसानों में उसको बांट दिया गया। ये सीमा जोतों की सीमाबंदी का तात्पर्य रहा। इस सीमाबंदी के पक्ष में कुछ तर्क दिए गए। इससे सामाजिक न्याय बढ़ा, यानी कि जिन कृषकों के पास जमीन नहीं थी उनके पास, यानी कि जो छोटे किसान थे, सीमांत किसान थे या लैंडलेस लेबरर थी, उनके पास जमीन का टुकड़ा प्राप्त हुआ और उनमें एक सामाजिक सम्मान की भावना आई और इस तरह से सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिला। आय की असमानताओं में कमी हुई। अब उसी निश्चित भूमि के टुकड़े पर अपना वो निवेश करके कृषि की उत्पादकता को बढ़ाकर कृषि उत्पादन वृद्धि कर सकता है और अधिक आय को अर्जित कर सकता है। इस तरह से कृषि की आय की असमानताओं में कमी आई। फिर सरकारी खेती को प्रोत्साहन दिया गया। छोटे जो सीमांत किसान थे, सीमांत किसान जिनके पास 1 एकड़ से कम जमीन रहती है, अलग अलग राज्यों में उसकी अलग अलग परिभाषा दी गई है, छोटे किसान हैं या जो मध्यम वर्ग के, जो निम्न मध्यम वर्ग के किसान हैं, उनके पास भूमि कम रहती है और वह आधुनिक तकनीक का प्रयोग नहीं कर सकते, आधुनिक बीज का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, आधुनिक मशीनों को नहीं लगा सकते हैं, तो उनके लिए सहकारी खेती को प्रोत्साहन दिया जाने लगा। उन किसानों को इकट्ठा करके प्रशिक्षण दे के समितियाँ बनाएगी ताकि सहकारी खेती करके वो जो है ना अपनी उत्पादकता को बढ़ा सके। और इसके पीछे श्रम का कुशलतम उपयोग, यानी कि जो पारिवारिक श्रम था, जो इसका सही से उपयोग नहीं हो पा रहा था, सहकारी खेती के माध्यम से और सीमाबंदी के माध्यम से उसका कुशलतम उच्चतम उपयोग करने का प्रयास किया गया। अब इसके विपक्ष में भी कुछ तर्क आए। पूर्ण समाधान नहीं था। ये जो भूमि की उच्चतम सीमा की गई, ये अपने आप में एक पूर्ण समाधान नहीं मांगा गया। इससे उत्पादकता में कमी आई, यानी कि जो कृषक पहले जमींदारों के यहाँ काम करता था, जमींदार जो है ना आधुनिक तकनीक को आसानी से पूर्ति कर देता तो उत्पादकता बनी रहती थी। जमीन को जो छोटे किसानों को मिली तो उनकी उत्पादकता में कमी रही और उनसे उनकी लागत में वृद्धि आने लगी और उनके लिए कृषि जो कार्य है वो उत्पादकीय कार्य नहीं माना गया, लाभकारी कार्य नहीं माना गया। विपणन योग्य अतिरेक में कमी। विपणन माने क्या? बाजार में बेचने लायक उत्पादन में कमी आई। यानी कि जमींदारी प्रथा के समय ये माना जाता था कि उत्पादन अधिक मात्रा में होता था और उससे बाजार में बेचा जा सकता था, लाभ में कमी आती थी। और भ्रष्टाचार, इस सीमाबंदी में भ्रष्टाचार रहा। लोगों ने जो है ना उच्चतम सीमा का निर्धारण किया गया तो जो अतिरिक्त भूमि थी उस अतिरिक्त भूमि को अपने रिश्तेदारों में ही उसको दे दिया गया या बेनामी भूमि काफ़ी रख दी गई, अपने चौकीदार के नाम जमीन कर दी गई। इस तरह से सीमाबंदी के विपक्ष में जो तर्क है उसमें भ्रष्टाचार एक अपने आप में रहा और जितना इसका सीमाबंदी का लाभ मिलना चाहिए था भूमि सुधार के माध्यम से, उतना लाभ भारतीय कृषि को नहीं प्राप्त हुआ। दूसरा, क्योंकि भारत में सभी विचारधाराओं का सम्मान होता है, भूदान आंदोलन का नाम आपने सुना होगा। भूदान आंदोलन के जनक थे, जन्मदाता थे आचार्य विनोबा भावे। गांधी जी की विचारधारा के समर्थक थे। उनका ये मानना था कि सरकार के अधिनियमों से, कानूनों के साथ साथ स्वेच्छा से भी भूदान का एक आंदोलन चलाया जाना चाहिए ताकि जिन कृषकों के पास उच्चतम सीमा से अधिक भूमि है वे बगैर किसी कानूनी प्रक्रिया के अपनी जमीन को दान कर सकते हैं। और इसी भूदान का मतलब ये है कि आचार्य विनोबा भावे के द्वारा संचालित किया गया और इस
मंशा के पीछे ये था कि जो बड़े भूस्वामी हैं स्वेच्छा से भूमि का दान करें और उस भूमि को जो दान में प्राप्त होती है वो छोटे सीमांत और भूमिहीन कृषकों में बांट दी जाए, वितरित कर दी जाए। इस प्रकार का आंदोलन 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना, जो पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, आज वर्तमान में अपने आप में एक अलग राज्य बना दिया गया है, उसके कोच्चमपल्ली नामक गांव से प्रारंभ हुआ। तो ये भूदान आंदोलन के पीछे मंशा ये थी कि स्वेच्छा से लोग इसका दान करें। जोतों की चकबंदी। चकबंदी का अर्थ है कि व्यक्तियों की जोतों के बिखराव की संख्या को कम करके एक स्थान या चक पर, मान चक का मतलब स्थान है, व्यक्तियों की जो जोत है, किसी की 1 एकड़ जमीन पूर्व में है, किसी की 2 एकड़ जमीन दक्षिण दिशा में है, किसी ग्राम के किसी कृषक की जमीन किसी ग्राम में या गांव में 2 एकड़ पूर्व में, 2 एकड़ दक्षिण में, 2 एकड़ उत्तर में रखी हो, तो यानी कि बिखराव था, उसको उसके बदले उसको एक स्थान पर लाकर एकत्रित कर देना, ताकि उसकी जो 2-2 एकड़ जमीन 4 हिस्सों में बटी थी, 8 एकड़, उसको एक स्थान पर कर दिया जाए, तो उसकी जोत का जो आकार एक जैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा और उसको लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार का कंसेप्ट आया। चक माने एक स्थान पर कर देना, जोतों की चकबंदी, यानी कि भूमि का जो क्षेत्रफल है, जोत का मतलब कृषि भूमि का जो क्षेत्रफल है, जो इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा है किसी कृषक का किसी गांव में, उसको एक स्थान पर इकट्ठा कर देना, उसको चकबंदी कहा गया। चकबंदी के लिए एक सरकार ने कहा कि 2 ढंग से होनी चाहिए, एक सरकारी सहायता से, यानी कि अगर सरकार की सहायता लेकर चकबंदी की जाए, सरकार चिन्हित करे कि ये जमीन बिखरी हुई है, इसको सरकार आदेश पारित करे कि ये जमीन जो है ना यहाँ से यहाँ स्थानित कर दी गई और इसके नाम कर दी गई और इस व्यक्ति की यहाँ से यहाँ स्थानित करके यहाँ पर कर दी गई, ये सरकार के नियम के माध्यम से की जानी चाहिए थी। लेकिन लोगों ने कहा, इसका विरोध भी किया गया कि हमारी बंजर भूमि ना, हमारी उपजाऊ भूमि थी और चकबंदी के माध्यम से हमें बंजर भूमि मिली। तब एक कंसेप्ट ये भी उभर कर आया, एक अवधारणा ये भी निकल कर आई कि किसानों की स्वेच्छा से भूमि की अदला बदली करना, कि किसान जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि सरकारी सहायता से ग्रामीण क्षेत्र में जो सामाजिक संबंध थे चकबंदी से वो खराब होने की संभावना थी। दूसरा, उपजाऊ अनुपजाऊ भूमि का एक अवधारणा उभर कर आई, इसलिए एक विचार ये भी आया कि कृषि ग्राम में या ग्राम में कृषक आपस में अपने संबंधों का सम्मान करते हुए अपनी स्वेच्छा से अपने बिखराव की भूमि को कम कर सकते हैं, ताकि कृषि की उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। भारत में चकबंदी की क्यों आवश्यकता हुई और इसके क्या लाभ हो सकते हैं? इसमें तो भूमि की बचत हुई, यानी कि भूमि जो इधर उधर फैली हुई थी, जो काम में नहीं आ पा रही थी, चकबंदी के माध्यम से भूमि का उपयोग होने लगा, भूमि की बचत बढ़ने लगी, उसका प्रयोग किया जाने लगा, खेती के रूप में किया जाने लगा। नहीं तो कभी कभी कृषक की भूमि इतनी दूर थी कि वो उस पर कृषि कार्य नहीं कर पाता था। आधुनिकीकरण, इसके अंतर्गत जब भूमि का क्षेत्रफल एक स्थान पर बन गया तो उसको कृषि की जोत का आकार बढ़ गया और उस हिसाब से अपनी कृषि नीतियों का निर्धारण करता, निवेश की नीति बनाता और किस तरह से बीजों का प्रयोग किया जा सकता है, मशीनों का उपयोग किया जा सकता है। तो आधुनिकीकरण की अवधारणा उस कृषक के दिमाग में आने लगी और लागत में कमी, और जब चकबंदी के माध्यम से भूमि का बिखराव में कमी आई तो उस तरह से आधुनिकीकरण का इस्तेमाल किया गया। आधुनिकीकरण के इस्तेमाल से जो उसकी उत्पादन के आगतों पर, इनपुट पर जो अधिक व्यय होता था उसके कमी आने लगी और इस तरह से उसकी जो उत्पादन क्षमता थी उसमें जन उत्पादन पर जो लागत आती तो उसमें काफ़ी कमी आई और इससे झगड़ों में कमी आई। एक जैसे दूसरी जगह पर जो थी भूमि का बंटवारा जो बिखराव था उसमें कभी कभी खेती को लेकर या देखभाल न करने के कारण दूसरे कृषक उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लेते थे, उसमें भी काफ़ी कमी आने लगी और आय व जीवन स्तर में वृद्धि चकबंदी के माध्यम से जो आधुनिकीकरण किया गया उससे लागत में कमी आई। तो लागत में कमी आई तो निसंदेह कृषकों की आय में वृद्धि हुई और जब कृषकों की आय में वृद्धि हुई तो उसके द्वारा अपनी बढ़ी हुई आय का उसने अपने जीवन स्तर में, शिक्षा के क्षेत्र में, उपभोग के क्षेत्र में वृद्धि की गई, जिससे उसके जीवन का जो स्तर है उसमें वृद्धि हुई और उसका कल्याणकारी जीवन बढ़ने लगा। अब इसका चकबंदी में क्या कठिनाई आई? सबसे पहला थी अनिवार्य नहीं की गई, चकबंदी स्वेच्छा कर दी गई।
क्योंकि जब सरकार को महसूस हुआ कि चकबंदी को सरकारी सहायता से नहीं किया जा सकता, उसको स्वैच्छिक बना दिया गया। अनिवार्य न होने के कारण से इसकी उतनी सफलता नहीं हुई जितनी होने की आवश्यकता थी। भारत में चकबंदी का कोई 10 से 11% का हिस्सा रहा, बाकी चकबंदी हो नहीं पाई। इसके पीछे क्या कारण रहा कि भूमि से लगाव। भारत में भूमि पर उत्तराधिकार कारण एक विशेष कारण रहा, क्योंकि पीढ़ी से पीढ़ी दर भूमि स्थानांतरित होती रहती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में आई। इस तरह से भूमि के प्रति कृषकों का अपना विशेष लगाव होता है। वो इधर उधर बिखरे होने के बाद भी वह अपनी भूमि को किसी अन्य कृषक को देना नहीं चाहता है। भ्रष्टाचार, सरकारी नीतियों में इसका भ्रष्टाचार रहा। तीसरा, इसका उपयोगिता का अभाव, कि भूमि का बिखराव कम किया गया लेकिन उसके बाद भी उसका सही से उपयोग नहीं किया गया, सही से प्रयोग में नहीं लाया गया। जमीन एक स्थान पर इकट्ठी करने के उपरांत भी उसका सही से प्रयोग नहीं होने के कारण उसकी उपयोगिता नहीं रह पाई। स्थायित्व का अभाव, लोगों को चकबंदी में स्थायित्व का अभाव डरने लगा कि आज इस भूमि पर कृषि कार्य कर रहा हूँ, हो सकता है चकबंदी के माध्यम से दूसरी जगह चली जाए, तो इस कारण भी लोग ने चकबंदी नहीं करा पाए। नेक्स्ट है सहकारी खेती। सहकारी खेती से आशय है कि खेती की ऐसी प्रबंध व्यवस्था जिसमें कृषक अपनी अपनी भूमि को मिलाकर संगठित होकर समिति का गठन कर कृषि कार्य करना। सहकारी का मतलब सहयोग, आपस में सहयोग करके। जो छोटे किसान हैं, जो अपने कृषि कार्यों का प्रबंधन व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, जो आधुनिक तकनीक को नहीं अपना सकते हैं, जो भूजल व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, जो आधुनिक बीज नहीं खरीद सकते हैं, उनके लिए सरकारी खेती का कंसेप्ट आया, ताकि छोटे किसान, सीमांत किसान, निम्न मध्यवर्ग किसान संगठित होकर अपनी समिति को बनाए और उनका जब भूमि की जोत का आकार बढ़ जाएगा तो उनको कृषि कार्य करना आसान हो जाएगा और निवेश कर सकते हैं, ताकि वे उस क्षेत्र पर अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकें, वृद्धि कर सकें। अब इसके पक्ष में क्या तर्क दिए गए? कृषि क्षेत्र की छिपी हुई बेरोजगारी को दूर करना। छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है? छिपी हुई बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जिसमें बेरोजगार व्यक्ति को ये आभास ही नहीं होता कि वह बेरोजगार है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में एक उदाहरण के तहत हम समझा सकते हैं आपको कि 2 एकड़ भूमि पर 5 भाई काम कर रहे हैं और 100 क्विंटल उत्पादन होता है। अगर उसमें से 5 में से 3 हट जाएं, 2 ही भाई उस खेती पर निश्चित भूमि के टुकड़े पर करें, तब भी 100 क्विंटल हो रहा है। यानी कि 3 व्यक्ति जो उसमें एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, उनके द्वारा उत्पादकता उनकी शून्य है। यानी उनका कोई योगदान उस कृषि भूमि के टुकड़े पर नहीं है, लेकिन इसका एहसास उनको नहीं होता। अगर वो तीनों जो है अपनी उत्पादकता कृषि भूमि से हटाकर शहरी क्षेत्र में जाकर कोई और रोजगार का कार्य करते हैं, तो वे कोई उनकी जो श्रम की सेवा के बदले में कुछ आय प्राप्त होगी, तो उनकी उत्पादकता बढ़ सकती है। क्योंकि ये छिपी हुई बेरोजगारी कहलाती है कि बेरोजगार को अपनी बेरोजगारी का आभास नहीं होता कि उसकी उत्पादकता शून्य है। छोटे किसानों को साधन उपलब्ध कराना। जो छोटे किसान, सहकारी खेती का मुख्य मकसद ये था कि जो आधुनिक तकनीक के जो संसाधन है वो छोटे किसानों को सहकारी खेती के माध्यम से उपलब्ध कराना। कृषि से जुड़े हुए समस्त संस्थानों का उचित उपयोग करना, यानी कि कृषि से जुड़े जो समस्त संसाधन है, भूजल है, हार्वेस्टर्स मशीन है, थ्रेशर है, ड्रामी है, बीज है, खाद है, पानी है, उन सब संसाधनों का सही से इस्तेमाल हो ताकि खाद्यान्न संकट दूर हो सके, खाद्यान्न में स्वावलंबी बन सके और उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। सिंचाई सुविधाओं का उपयोग करना। सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ा सकते हैं सहकारी खेती के माध्यम से, क्योंकि सिंचाई सुविधाओं पर भी निवेश करना अपने आप में एक बहुत बड़ा निवेश कहलाता है और छोटे और सीमांत किसानों के द्वारा ही संभव नहीं हो पाता। सहकारी खेती के माध्यम से समिति गठित की जा सकती है, वो इस कार्य को अच्छे संपन्न कर सकती है। विपणन को बढ़ावा। जब सहकारी खेती के माध्यम से खेती की जाएगी तो उससे उत्पादकता बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादन के पश्चात अपने उपभोग हेतु कृषि उत्पादक को रखने के पश्चात शेष उत्पादन को विपणन यानी कि मंडी में बेचने के लिए रखा जा सकता है। यानी कि इससे विपणन को बढ़ावा मिल सकता है, मार्केटिंग को बढ़ावा मिल सकता है। इसके विपक्ष में तो क्या तरीके, क्योंकि भारत में उत्तराधिकारी अधिकार है भूमि का, तो सहकारी खेती के प्रति उदासीनता रही, लोगों में कोई खास उसके प्रति रुझान नहीं रहा।
फर्जी सहकारी समितियां खड़ी हो गई, अपने रिश्तेदारों के नाम से समितियां बना ली कि उस पर ऋण ले लिए गए। इस प्रकार से जो है ना सहकारी खेती का फर्जीवाड़ा बहुत ज़्यादा रहा है। बड़े पूंजीपतियों का सहकारी समितियों पर कब्जा हो गया, उस पर कर्ज भी ले लिया गया। बड़े पूंजीपति थे, उन्होंने अपनी सहकारी समितियां गठित कर ली और छोटे किसानों की जमीनों पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। कृषि उत्पादकता का स्तर नीचा होना, इसमें कृषि उत्पादकता का स्तर जो बढ़ाने की बात की गई थी, आपस में समन्वय न होने के कारण उसमें जो है उत्पादकता उतनी नहीं बढ़ पाई या कम रही। ये कारण वैसे राजनीति का हस्तक्षेप होने लगा, उसमें चुनावों की मांग उठने लगी, राजनीतिक संवाद की स्थिति उत्पन्न होने लगी। इस तरह से सहकारी खेती भारत में उतनी सक्सेस नहीं रही, सफल नहीं रही, जितनी कि उसकी अवधारणा को लेकर उत्सुकता जनमानस में थी या नीति निर्माताओं में रही। नेक्स्ट है भूमि सुधार कार्यक्रम की महत्ता। किसानों को प्रोत्साहन करने के लिए ये कार्यक्रम किए गए ताकि किसान के अधिकारों का संरक्षण किया जा सके, किसान प्रोत्साहित रहें, आधुनिक तकनीक को अपनाएं। इसलिए भूमि सुधार कार्यक्रम भारत में चलाए गए। साधनों का अनुकूलतम प्रयोग, साधन भूमि है, पूंजी है, श्रम है, आपका आधुनिक तकनीक के अंतर्गत जो भी संसाधन आते हैं उन संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग किया जा सके, इसलिए भूमि सुधार कार्यक्रम चलाए गए। नियोजित विकास, एक योजना के तहत कृषि क्षेत्र का विकास करने का प्रयास किया गया भूमि सुधार के माध्यम से। और सबसे बड़ा काम लास्ट में समानता व सामाजिक न्याय। भूमि सुधार का जो सबसे बड़ी महत्ता कार्य है वो देश में, राष्ट्र में समानता, सामाजिक न्याय लाना, ताकि सभी सामाजिक सम्मान से रह सके, छोटे किसान भी रह सके, सीमांत किसान भी रह सके। ये उसका एक उद्देश्य रहा। इसकी आलोचना बहुत ज़्यादा मैं बिंदु नहीं रख रहा। अभिलेखों की अपूर्णता, भूमि सुधार की आलोचना में क्या है, जो लैंड रिकॉर्ड है वो वर्तमान समय में सही नहीं है। अभी भी बात चल रही है उनका डिजिटलाइजेशन कर दिया जाए, उनका कंप्यूटरीकरण कर दिया जाए। भारत में अगर सबसे खराब स्थिति है वो भूमि के अभिलेखों की है। भूमि कभी किसी के नाम से, पट्टा किसी के नाम से, वो आज भी अपूर्ण है, जिससे भूमि सुधार के कार्यक्रमों में खास योगदान नहीं हो पाया। कानूनों के क्रियान्वयन की जो धीमी गति रही, जो अधिनियम बनाए गए, कानून बनाए गए, उनका जो क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन जो काम था उसका बड़ा वो धीमा कार्य रहा, धीमी गति से चला, सुस्त गति से रहा। यानी कि सरकार के द्वारा संसद में कानून पारित कर दिया गया, लेकिन निचले स्तर पर जो अधिकारी थे उनको क्रियान्वयन करने में खास रुचि नहीं रही। इसलिए भूमि सुधार जितनी अपेक्षा की गई उतनी सुधार से अपेक्षित नहीं हो पाए। समन्वय का अभाव, विभिन्न विभागों के द्वारा कृषि भूमि सुधार को लेकर जो कार्यक्रम चलाए गए उनमें समन्वय का अभाव रहा। कृषकों का सरकार का अपने विभिन्न विभागों से, जिसके कारण भी भूमि सुधार एक कार्यक्रम उतने सफल नहीं हो पाए। प्रभावशाली क्रियान्वयन का अभाव रहा। इस वही बात है, समन्वय के साथ साथ प्रभावशाली जो होना चाहिए था, आपस में केंद्र सरकार राज्य सरकार के मध्य समन्वय होना चाहिए था, राज्य सरकार का अपने निचले स्तर की मशीनरी के साथ समन्वय होना चाहिए था, समाज में आपस में समन्वय होना चाहिए था, तभी भूमि सुधार कार्यक्रमों का सही से क्रियान्वयन किया जा सकता था। और ये लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। और लास्ट में हम आपके सामने लेके आए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा, जमींदारी प्रणाली लागू की गई थी ए 1780, बी 1792, 1793, 1700। ये होशंगाबाद महाविद्यालय मेरी आवाज सुन पा रहा है? हेलो, होशंगाबाद, रायसेन, सर जी महाविद्यालय, जीडीसी नीमच। जी बताइए, अपना नाम बताइए बेटा पहले। प्रगति खिंदावत। हाँ बताइए, कौन सा आंसर रहेगा? 1793। ठीक है, वेरी गुड, बैठ जाइए। समय कम है, मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। नेक्स्ट पे चल रहे हैं। जमींदारी प्रणाली के जनक थे कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग, क्लाइव, कोई नहीं, कोई भी महाविद्यालय बताए भाई। हेलो 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 हेलो, कहाँ से? हेलो। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें
पहला वाला विकल्प आएगा कार्नवालिस, जो जमींदारी प्रणाली के जनक थे। खरगोन से? जी हाँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बैठ जाइए। जमींदारी प्रणाली किन किन राज्यों में प्रचलित थी? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, कोई नहीं। हेलो हेलो सर, हेलो। एनएमबी कॉलेज होशंगाबाद सर। हेलो हाँ बताइए। सर उत्तर प्रदेश सर। वेरी गुड, बैठ जाइए बेटा। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी प्रणाली किन किन राज्यों में प्रचलित थी? मद्रास, हरियाणा, छत्तीसगढ़, कोई नहीं। हेलो हेलो सर। हाँ बताइए। सर हम झावा कॉलेज, पीजी कॉलेज झावा से बोल रहे हैं। मद्रास में है सर। वेरी गुड। नेक्स्ट है, मालवाड़ी प्रणाली किन किन राज्यों में प्रचलित थी? आगरा, हरियाणा, छत्तीसगढ़, कोई नहीं। हेलो सर, आगरा में सर। आगरा, झाबुआ, एक ही स्टूडेंट नहीं बताए, दूसरा ही बताए नहीं। नेक्स्ट है, टाइम कम है, अगला क्वेश्चन हमारा भूमि सुधार से आशय है संस्थागत परिवर्तन, जोतों का पुनर्गठन, सी दोनों, सा दोनों और दा कोई नहीं। हाँ, जीडीसी नीमच सर। हाँ बताइए। दोनों संस्थागत। ठीक है, वेरी गुड बेटा, बहुत सही आंसर दिया आपने। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन के जन्मदाता हैं लोकमान्य तिलक, विनोबा भावे, अन्ना हजारे, कोई नहीं। हेलो सर। हाँ सर हम पीजी वाला धार से बोल रहा हूँ सर। धार से, बताइए। सर विनोबा भावे। विनोबा भावे। हाँ सर। हेलो विनोबा भावे, हाँ, कौन महाविद्यालय जी सर हाँ, ठीक है बेटा। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, अब नेक्स्ट पे चल रहे हैं हम। काश्तकारी व्यवस्था में, क्वेश्चन पूछना है। नेपानगर से पूछेंगे, काश्तकारी व्यवस्था में सुधार से आशय है लगान का नियमन, पट्टे की सुरक्षा, सी सा दोनों, कोई नहीं। नेपानगर, बुरहानपुर। हेलो हेलो सर। हेलो दोनों। सर, पीजी कॉलेज धार से बोल रहे हैं सर। दोनों दोनों, ठीक है। नेपानगर से एक सवाल किया था हमने ये। जमींदारी नेक्स्ट है, नेपानगर बताए। इस पे जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया 1940, 1950, 1951, कोई नहीं। हेलो सर। 51। हेलो सर, 1951। ठीक है, कहा? नेपानगर, वेरी गुड बेटा, ठीक है, धन्यवाद। चकबंदी का अर्थ है ए, खेतों का बिखराव में कमी, खेतों का बिखराव में वृद्धि, उपजाऊ भूमि, कोई नहीं। हेलो सर, खेतों के बिखराव में कमी। में कमी। ठीक है, वेरी गुड, धन्यवाद, जय हिंद।